तो दोस्तों मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एसएससी जीडी 2025 के न्यू बुक के सामान्य ज्ञान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये न्यू बुक का सॉल्यूशन है, जो एसएसजीडी का न्यू बुक है उसका ये बुक सॉल्यूशन है, न्यू बुक 2025 वाला। तो चलिए देखते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जैसा कि आप लोग आंसर देख सकते हैं। और इसके बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतवर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और इससे पहले वह महानिदेशक भी बने, मतलब आदेश दिए थे खुदाने के लिए। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पशान स्थल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पशान स्थल है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुनसागी। हुनसागी है जो पूरा पशान स्थल है, बाकी नौपशान होगा। पूरा पशान कालीन स्थल हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिरांद, बुर्जहोम और मेहरगढ़ है जो ये नौपशान कालीन स्थल है। चिरांद, बुर्जहोम और मेहरगढ़ है यह नौपाषाण कालीन पत्थर है। आगे देखते हैं। आगे है, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध खाली स्थान से था। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से संबंधित था। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से संबंधित था कमकार शब्द। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। कमकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों को खेत का कार्य कराते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। मजदूरी के तौर पर नगद वस्तु या कुछ और वस्तु भुगतान किया जाता था। आगे देखते हैं। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों मुख्य रूप से खाली स्थान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो लोहे का इस्तेमाल होने माने किस चीज की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा औजार। इसके बारे में कुछ देखते हैं। कांस्य युग का पतन लौह युग मार्ग के परास्त किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों के कांस की जगह लोहे का उपयोग होने लगे। जो मध्य पूर्व में है जो कांस के पहले औजार होते थे, तो उसके बाद में लोहे का उपयोग होने लगा। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग खाली स्थान बनाने के लिए तांबा और टीन को मिश्रित करते थे। किसको बनाने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग तांबा और टीन का प्रयोग करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांसे का प्रयोग करते थे। कांसे बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग कांसे बनाने के लिए तांबे और टीन मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले खुदाई में हड़प्पा शहर मिला, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसे। आगे देखते हैं। माइक्रोलिथ खाली स्थान का इस्तेमाल शुरुआत में इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ काल में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, छोटे पत्थर के औजार बनाए जाते थे। माइक्रोलिथ काल में छोटे पत्थर के औजार बनाए जाते थे। ये देखिए, माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने के लिए किया जाता था। आगे तो मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ खाली स्थान भाषा में मुर्दों का टीला है। जो मोहनजोदड़ो का मुर्दों का टीला कहा जाता है वो किस भाषा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। और सैंधो स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास
बनर्जी ने किए थे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है फिलहाल में। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? जो निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन काल की जो लिपि है जो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरोष्टी। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नगर नियोजन मतलब नगरीय सभ्यता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता। और जो मेसोपोटामिया है ये गांवी है, ग्रामीण थी। नगरी कौन थी? सिंधु सभ्यता। आगे देखते हैं, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख विशेषता थी। जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो सिंधु घाटी की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता दो प्रमुख नगर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण जगह कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला देखते हैं, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ का एक प्रतिमा प्राप्त हुआ है? किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ का एक प्रतिमा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैमाबाद। दैमाबाद से हड़प्पा कालीन रथ का एक प्रतिमा मिला है। दैमाबाद है जो महाराष्ट्र के में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल है, मतलब जो भारत के सबसे दक्षिणी में स्थित है हड़प्पा सभ्यता, तो वो दैमाबाद है और महाराष्ट्र में है। और यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषनी। पुरुषनी है जो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को कहा जाता है, पुरुषनी। और देख लेते हैं, चिनाब नदी को क्या कहते हैं? चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है। अस्किनी। चिनाब को व्यास को विपाशा कहा जाता है। और झेलम को वित्सता कहा जाता है झेलम नदी को। और गंडक को कहा जाता है सदानीरा। पुराना नाम है गंडक को, सदानीरा। और गोमल को क्या कहा जाता है? गोमती। गोमल का पुराना नाम पहले गोमती था, अब गोमल हो गया। और है जो लब का प्रतीक चिन्ह वाला नदी कहा जाता है उसे चिनाब का प्रतीक नदी कहते हैं। लब का प्रतीक चिन्ह किस नदी को कहते हैं? चिनाब नदी को कहते हैं। अगला है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाए दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद का प्रमुख विषय क्या था? तो दर्शन एवं ज्ञान। ये देखिए, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। आगे देखते हैं, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना का तंत्र मंत्र है? चार वेदों में से कौन से वेद में बुरी आत्माओं एवं बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में जादू टोना वाला सब तंत्र मंत्र है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है एक ब्राह्मण ग्रंथ एक मात्र। आगे है, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाजनिष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माएं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में विष्णु बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म में विष्णु बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाप्रजापति गौतमी थी, जो बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी बनने वाली महिला थी। और देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया की और इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु होगी। जो इनका माता थी महामाया, उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी, मृत्यु हो गई थी।
इनका लालन पोषण है जो गौतम बुद्ध का, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ये था, जो कि बौद्ध धर्म की भिक्षु बनने वाली प्रथम महिला थी। आगे है बुद्ध चरित सौदांग या सरिपुत्र या प्रकरण के रचना कौन है? बुद्ध चरित सौदरांध सुरापुत्री प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो इसको अश्वघोष होगा, इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। और बुद्ध चरित्र को बौद्धों का गीता कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को। अगला है और देख लीजिए कुछ किताब, एक है ग्रंथ है मिलिंद पन्हो किसने लिखा? नागसेन ने। मध्यात्मिक सूत्र किसने लिखा? नागा अर्जुन ने। अभिधर्मक कोश किसने लिखा? तो वसु बंधु ने। और लिखा है विशुद्धिमग्न कौन लिखा है? तो बुद्ध घोष ने लिखा है। आगे देखते हैं, महाबोधि मंदिर परिसर का खाली स्थान के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर परिसर का खाली स्थान के जीवन से सीधा संबंध है, तो यह है भगवान बुद्ध से संबंध है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में शामिल कब किया गया है? तो 2002 ईस्वी में। अगला, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे? किस शासक ने जैन धर्म का अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और जैन धर्म के अनुसार ही अपना अंतिम प्राण त्यागे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे। आगे देखते हैं, आगे है चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास करके अपना प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया में संलेखना या संथारा कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्राण त्यागने का है श्रवणबेलगोला में, उसी को संलेखना या संथारा कहा गया है। आगे देखते हैं, कौटिल्य किस शासक का प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा था और संस्थापक था। कौटिल्य चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के किस अभिलेख में से दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख शिलालेख में। आगे है, आगे अशोक के अभिलेख 3 भागों में बांटा गया है। अशोक का जो अभिलेख है वह 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गुहा लेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत राज्यों का सतयुक्त या करलपुत्र, चेर, चोल और पांडे का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? मतलब सुदर्शन झील किसने बनवाया या निर्माण किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील बनवाया या निर्माण करवाया। अगला है आगे देखते हैं इसके बारे में। शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलता है। रुद्रदामन के बारे में किस अभिलेख से मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से पता मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित झील का जीर्णोद्धार करवाया, मतलब मरम्मत करवाया। आगे देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए, गुप्तों ने। ऑप्शन ए, गुप्तों ने करवाया था, गुप्तों ने। आगे देखते हैं, आगे है, गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला है,
निम्नलिखित में से किस शासक ने विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने किया? किस विद्यालय का स्थापना पाल शासकों ने किया? तो विक्रमशिला का स्थापना गोपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने। विक्रमशिला का स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है, स्थापित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिले में। आगे है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के और वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? हड़प्पा शहर है जो किस नदी में है वर्तमान में? तो वह रावी नदी पर है, रावी नदी पर। ये देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंधु। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, हिंडन नदी के ऊपर बसा है। कालीबंगा घग्घर नदी, लोथल भोगवा, चनहुदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी और सुतका गोंडोर दासक नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक समय को इससे लंबी अवधि का आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का खाली पृष्ठ कितना प्रतिशत कवर करती है? मतलब कौन सा ऐसा काल है जिसमें मनुष्य का जो जितना भी विकसित हुआ है वो कितना परसेंट एक ही काल में हुआ है? तो 99% जो हुआ है वह 2000 मिलियन और 12,000 से ले बीच में हुआ है। इसी काल के दौरान सब हुआ है विकसित मानव। इसी में इतिहास मिलता है 90%, 2 मिलियन वर्ष और 12,000 वर्ष पूर्व के बीच में 99% मानव का इतिहास मिलता है इसी कालक्रम में। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में बांटा है। पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल में बांटा है। हड़प्पा वासियों को तांबा स्तंभ वर्तमान समय में खाली स्थान से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान में किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो तांबा कहाँ से मिला है? तो राजस्थान से तांबा मिला है, राजस्थान से। अगला है, लौह युग का सबसे आम उपकरण खालिस्तान था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटना एक हथियार के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का उपयोग पेड़ काटने, लकड़ी काटने के लिए किया जाता था। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? निम्नलिखित में से किस वेद का नाम केवल एक बार आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा को ऋग्वेद में सिर्फ एक बार नाम आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। यमुना नदी का कितने बार है? 3 बार उल्लेख। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। आगे देखते हैं, खाली स्थान वेद 4 वेदों में से सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा एवं एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों तथा मंत्रों का संग्रह कौन सा वेद करता है? तो धुन एवं मंत्र आ जाएगा। गाना से संबंधित तो हो जाएगा सामवेद हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेखित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अर्थवेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेख है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद है जो कर्मकांडीय वेद है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन डी ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। गद्य एवं पद में लिखित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद ये वेद त्रय भी कहा जाता है। इन्हें तीनों को वेद त्रय भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। ऑप्शन सी, मेहरगढ़ हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेहरगढ़ वर्तमान में स्थित बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है। नवपाषाण कालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में, चिरांद सारण बिहार में है तथा
महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चिरांद कहाँ है? चिरांद बिहार में है, सारण जिला में। आगे देखते हैं, आगे है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? ऋग्वेद की रचना कब हुआ है? लगभग 3500 वर्ष पहले। ऑप्शन बी, ऋग्वेद की रचना कब हुई है? लगभग 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले हुआ था। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 128 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहलाता है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सभी देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। खाली स्थान शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। कच्छ के रण में धौलावीरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, धौलावीरा शहर है जो कच्छ के रण में स्थित है। अगला है, ये देखिए धौलावीरा अवस्थित है कच्छ, गुजरात में अवस्थित है। खोजकर्ता, धौलावीरा का खोज किसने किया? तो जेपी जोशी ने किया, जेपी जोशी ने। इसे सफेद कुआं आयताकार नगर भी कहते हैं। सफेद कुआं और आयताकार नगर धौलावीरा को कहते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा से जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई है? महान स्नानागार कहाँ पर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो में मिला है। आगे देखते हैं, मोहनजोदाड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति, मातृदेवी मूर्ति आदि मिली है। मोहनजोदड़ो से पशुपति मातृदेवी की मूर्ति भी मिली है और 3 मुख वाला देवता का भी मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। जूते हुए खेत अग्नि पूजा के साथ कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। लोथल बंदरगाह धान 3 युगल समाधियां एक साथ कहाँ मिली है? लोथल में। मतलब 3 साथ दफनाया हुआ आदमी कहाँ मिला है? लोथल में। मिट्टी से बना हल कहाँ मिला है? मिट्टी से बना हल तो वो बनवाली में मिला है। आगे देखते हैं, आगे है हड़प्पा कालीन रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? जो रंगपुर है भारत के किस राज्य में है? तो रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में तथा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के खालिस्तान संप्रदाय से था। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्य संप्रदाय से था। देखिए ये देखिए प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक गौतम बुद्ध न्याय, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, बदरायन उत्तर मीमांसा, पतंजलि योग, वैशेषिक का है, कनाद या उलूक, चारवाक का है, चारवाके हो जाएगा प्रवर्तक है। आगे है प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? मतलब लोथल भारत के किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल भारत का गुजरात राज्य का एक स्थित पूरा स्थल है। प्राचीन बंदरगाह था यहाँ पर। यह भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज DSR राव ने किया था। लोथल का खोज किसने किया? DSR राव ने किया था। अगला है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या क्या है? संग्रह कितना है? मतलब सूक्त के है ऋग्वेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1028। अगला है निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र को रचयिता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र को रचयिता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिखे हैं। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समाग्रत से पूर्णित है। आगे तक निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ
जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इनमें 18 पुस्तक में 1 लाख छंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभारत। महाभारत को कहते हैं सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला है, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह खाली स्थान कहलाते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों के समूह क्या कहलाते हैं? तो मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। सूक्त, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं और ऋग्वेद के अंतर्गत 228 सूक्त आते हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किसकी प्राचीन भारतीय विद्वान का रणनीतिकार है? मतलब अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा। ये देखिए, रामायण किसने लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि। अष्टाध्यायी पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि। मल्लिकाग्निमित्रम किसने लिखा? तो कालिदास। मल्लिकाग्निमित्रम किसने लिखा? तो कालिदास ने लिखा है। अगला, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन डी, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। और कुछ किताब देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखा है। ऋतु संहार किसने लिखा? कालिदास। कुमार संभवम किसने लिखा? कालिदास ने। मेघदूतम कालिदास। रघुवंशम कालिदास। और विक्रमोर्वशीयम किसने लिखा? यह भी कालिदास ने लिखा है। अश्वघोष बुद्धचरित लेखक है और कलहन राजतरंगिणी ने लिखा है। कलहन। आगे देखते हैं, कौटिल्य निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक लिखी? कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखे हैं। अर्थशास्त्र का रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का पर्याप्त प्रकाश डाला है। अर्थशास्त्र में कौन क्या है मुख्य कार्य? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रशासन का प्रकाश डाला गया है। अगला है वराहमिहिर की रचना पंचसिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। वराहमिहिर की रचना पंचसिद्धांतिका खाली स्थान खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो 5 इन सब जगह 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। वराहमिहिर की अन्य रचनाएं लघु जातक, बृहत्सोत्ता और है बृज जातक। बृज जातक है जो वराहमिहिर की अन्य पुस्तक है। अगला है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला है, यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत में किसका वास था? नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुआ। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ? बेबीलोन नामक स्थान पर। अगला है, हर्यक वंश के शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र का नींव रखी। तो पाटलिपुत्र की नींव किसने लिखी? उदयन ने रखी। उदयन ने रखी है। उदयन ने। अगला है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र मतलब कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की उदयन ने। अगला है, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी खाली स्थान कहाँ स्थापित हुआ? तो राजगीर के बाद हुआ पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र हो गया मगध की राजधानी। मगध प्राचीन भारत का 16वें महाजनपद में से एक था। इस मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिबीज या राजगिरी थी। तत्पश्चात इसके बाद में कहा पाटलिपुत्र बने। और निम्नलिखित में से कौन सी वज्जी महाजनपद की राजधानी है? वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, कौशल तो अयोध्या। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। मगध के
राजगिरी, मगध के राजगिरी और मत्स्य के हो जाएगा विराटनगर, मत्स्य के विराटनगर। अगर निम्नलिखित 16 महाजनपद में से एक नहीं था, कौन सा महाजनपद नहीं था? तो इसका आंसर ऑप्शन 1 बी कामरूप महाजनपद नहीं था। अगला महाजनपद की कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में वर्णित है। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कोसल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेरी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, असमक और गंधार थे ये 16 महाजनपद। अगला है वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और खालिस्तान तीर्थकर थे, तो ये 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि और 30वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया। बिहार के बोध गया में खालिस्तान पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ध्यान प्राप्त किया था या लगाए थे। प्रतीक घटना, प्रमुख घटना और संबंधित प्रतीक: जन्म कमल एवं सांड, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, गृहत्याग घोड़ा और निर्वाण पद चिन्ह और महापरिनिर्वाण क्या हो जाएगा? तो स्तूप इसका प्रतीक। अगर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के नीचे समाधि लगाई थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगले पार्ट में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट आएगा और अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। इसमें लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़िएगा।